सन 1980 में राजस्थान अनुसूचित जाति निगम का गठन हुआ था और इस निगम के माध्यम से हमें जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, पीड़ित प्रताड़ित वर्ग के लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी आभारी हूँ कि इस बार ये जो निगम था उसको प्रमोट करके इसको आयोग बना दिया गया है। इसको अनुसूचित जाति और विकास आयोग का दर्जा दिया है। निश्चित रूप से आयोग बनने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संस्था होगी। इस संस्था के माध्यम से, क्योंकि जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त कोई संस्था होती है उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों के माध्यम से हम आखिरी छोर पर बैठा दलित वर्ग का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को किस तरह से ले जाया जाए, सरकार के कार्यक्रमों को, उपलब्धियों को किस तरह से ले जाया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। इससे बड़ी प्राथमिकता जो जिम्मेदारी के तौर पर सरकार अशोक गहलोत जी ने मुझे दी वो ये है कि वंचित वर्ग का वो व्यक्ति जो मुख्य धारा से वंचित है, मुख्य धारा में नहीं आ पाया और जिसको विकास की दरकार है, सरकार एक अभिनव प्रयोग करते हुए, अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए उस द्वार पर दस्तक देने की जिम्मेदारी मुझे दी। उसको खोजना है, उसको सर्चिंग करना है, उसको ढूंढना है, जो विकास की जो गति है उस व्यक्ति तक पहुँचे ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सके और अपने परिवार का, अपना जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठा सके। जब भी ये आर्थिक युग है और हम सब लोग जानते हैं कि दलित वर्ग का व्यक्ति आज भी, क्योंकि अनुसूचित जाति की एक अलग स्थिति है, कुल 59 जातियाँ हैं और 300 से ज़्यादा उपजातियाँ हैं अनुसूचित जाति वर्ग की। कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जो घुमक्कड़ हैं, आज भी घुमक्कड़ हैं। उन तमाम को चिन्हित करके, उन तमाम को एकत्र करके उनको विकास की भागीदारी में शामिल करना है। और निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है आयोग बनाकर उन दरवाज़ों तक दस्तक देने का, मैं आज बूंदी में हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम उस द्वार तक दस्तक देने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे 42 ईयर सक्रिय राजनीति में हुआ है। मैं NSUI 1980 में NSUI में आया था और मैं खुद उस वर्ग से हूँ जिस वर्ग को वंचित वर्ग माना गया है। निश्चित रूप से हम सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनको आखिरी छोर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और एक समझना चाहूँगा कि घुमंतु बोर्ड बनाया गया घुमंती जातियों का भी 5 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने गाड़िया लोहार समाज का एक सम्मेलन चित्तौड़ में किया और उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सरकार की नीयत और नीति साफ है, सरकार की मंशा साफ है। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वंचित वर्ग, जो विकास की मुख्य धारा से बाहर रहा है, उसको विकास की धारा में कैसे जोड़ना है। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि अभी जो हमारा सरकार का जो बजट आया है, कांग्रेस सरकार का बजट आया है, मेरे से एक पत्रकार साथी ने जयपुर में पूछा था कि आप इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। तो मैंने ये कहा था, एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री का क्रांतिकारी बजट, इससे बजट बेटर हो नहीं सकता। हर वर्ग के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हर 36 कौमों के लोगों को शामिल करके उनको विकास की भागीदारी में कैसे लाया जाए। चाहे किसान हो, आप जानते हैं किसान आधारित, कृषि आधारित बजट आया है। SC ST आखिरी दिन, बजट के आखिरी दिन एक लंबी श्रृंखला में जोड़ा है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, घुमक्कड़ समाज के लोगों को, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को। जो मंशा सरकार की है वो बजट से साफ हुई है। मॉडल बजट आया है और उस बजट के माध्यम से अशोक गहलोत जी ने, कई दूसरी सरकारें राजस्थान के मॉडल से सीख रही हैं, इस बजट से सीख रही हैं। छत्तीसगढ़ ने लागू किया है इसके बाद। तो कल्याणकारी बजट है और उससे चाहे घुमक्कड़ हो, चाहे SC हो, ST हो, कृषि का कार्य करने वाले लोग हों, श्रमिक हो, नौजवान हो, सब वर्गों को उससे फ़ायदा मिलेगा। रोजगार की भी कोई उपलब्धि इन लोगों के लिए आप देख रहे हैं मीडिया के साथ ही जिस तरह से राजस्थान सरकार की नीति और नीयत बनी है। गरीब को गणेश मानकर हम लोगों ने अपना काम शुरू किया है। विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से ये दस्तावेज है हमारी सरकार की उपलब्धियों का।
इन फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से हमने जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, महिला उत्थान का हो, उद्योग का हो, इन तमाम फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराने का एक और काम किया है। वहीं आप जानते हैं आहत को राहत देने का काम राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से जो दस्तावेज है हमारा जन घोषणा पत्र, जो जन घोषणा पत्र हमारा दस्तावेज है, हमने चुनावों से ठीक पहले हमारे घोषणा पत्र में ये वादा किया था जनता से कि हम अगर वोट मांगने जाते हैं, लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना और जिम्मेदारी पे खरा उतरना हमारी ड्यूटी होती है। और जैसा हमने जनता से वादा किया था, ये वो दस्तावेज है जिस दस्तावेज के माध्यम से हमारी सरकार ने गरीब के आंसू पोंछने का काम किया, आहत को राहत देने का काम किया और आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। सर, बूंदी जिले में दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा है। कई जगह ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, कई जगह पानी नहीं पीने दिया जाता है, कई जगह घोड़े पर बैठकर तोरण नहीं मारा दिया जाता है। तो आपके द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, हम भारत में रहते हैं, ये महान देश है, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत महान है। आप जानते हैं ये वो देश है, दुनिया का अकेला ऐसा देश है जब पत्थर को भगवान मानकर पूजा जाता है, गाय को माँ कह के पूजा जाता है, नदियों को माँ कह के पूजा जाता है। और हम ये कहते हैं, हम विश्व को दर्शन देते हैं, विश्व गुरु का दर्जा हम लोगों को मिलता है और विश्व में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारी पहचान है। वहाँ दलितों पे जुल्म होना, दलितों पे घटना, दलित एट्रोसिटी होना, मैं समझता हूँ ये मानवता पे अभिशाप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत पे धब्बा है, ये दाग है। यद्यपि सरकार प्रयास कर रही है, सरकार की नीयत है कि हम किसी भी वंचित वर्ग के लोगों के साथ एट्रोसिटी नहीं होने, एट्रोसिटी के कई मायने हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी बात है जो हम सब लोगों को कहीं न कहीं उद्वेलित करती है। और कानून और एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, कई कानून बने हुए हैं, राज्य सरकार की मंशा है कि एट्रोसिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से भी, मीडिया के माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक सोशल अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। जब हम नदी को माँ कह सकते हैं तो इंसान और इंसान के बीच में जो भेद है, अगड़े और पिछड़े का, ऊंच और नीच का जो भेद है, उसको हम सब लोग मिलके, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमुना की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत अनेकता में एकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बूंदी प्रशासन का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि इन्होंने अभी सामाजिक समरसता का एक भाव पैदा किया है और ये पूरे राजस्थान के लिए एक मॉडल है। और हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, ये दायित्व है कि हम एट्रोसिटी के खिलाफ, दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ, इन सब के खिलाफ सामाजिक चेतना, मानवीय दृष्टिकोण से पैदा करें। तो निश्चित रूप से सरकार और समाज दोनों मिलकर इन सब चीज़ों को और ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को अंत कर सकते हैं। सर, जो राज्य सरकार की तरफ से दलितों पे अत्याचार होता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके लिए सालों चक्कर काटने पड़ते हैं ताकि उनको सहायता नहीं मिलने पर न तो कानून व्यवस्था न वकील की फीस दे पाते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं दलितों पर अत्याचार के। इसके बारे में है, मैं खुद उस वर्ग से हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं TSP एरिया में रहता हूँ, क्योंकि ये ट्राइबल सप्लान एरिया है, वहाँ रहता हूँ। जहाँ तक दलितों के उत्पीड़न की बात है, मैंने आपको ये बात बताई है, सामाजिक सुरक्षा सरकार पूरी तरीके से दे रही है, सरकार पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रही है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि सब उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ पहले भी कम्युनिकेशन गैप है। अदरवाइज मैं खुद वकील हूँ पेशे से और ऐसी कोई बात है नहीं कि कंपनसेशन नहीं मिला हो या कोई बात हो, कोई न कोई ऐसी अड़चन आई होगी कानूनी रूप से या उसको आपको आवेदन करने में या किसी न किसी तरीके से। अदरवाइज सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। पहली बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने गरीब को गणेश मानकर, अगड़े को और पिछड़े का मामला नहीं है, वंचित वर्ग के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और सरकार ने अपने दायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन किया है।